Hello viewers, welcome to my YouTube channel Eco Universe. Here I will teach you economics. In this video we will discuss about class 11's NCERT books chapter number first. Name is Indian Economy on the Eve of Independence. So if you like the video, please share it and subscribe the channel for more upcoming videos. So let's start. शुरू करते हैं अभी. Indian Economy on the Eve of Independence. इसमें पहला टॉपिक आता है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. देखिए, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आज़ादी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी. तो अब इसका पहला पॉइंट क्या है, तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. ब्रिटिश रूल के अंडर जो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसका लेवल बहुत ही लो था. अभी कॉलोनियल रूल में जाने से पहले अपन इंडियन मार्केट, जो कॉलोनियल रूल के आने से पहले जो इंडियन मार्केट था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. सो हेयर इज 2 पॉइंट्स. द India was particularly well known for its handicraft industry in the fields of cotton and silk, textile, metal and precious stonework. Second video is Indian products was enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standard of craftsmanship. इन दो पॉइंट से ये पता चलता है कि कॉलोनियल रूल के आने से पहले अपने इंडियन मार्केट जो उससे जो बिजनेस करता था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था. लेकिन कॉलोनियल रूल आने के बाद ये सब चीज़ें काफ़ी कम हो गई थी. तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. द इंडियन इकोनॉमी पॉलिसीज मेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर मोर कंसर्न्ड विद देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्रीज. इस पॉइंट पे अपने को क्या समझने को मिलता है. देखिए, इसमें सीधा सा ये कह रहा है कि जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, वो जो इकोनॉमिक उनकी पॉलिसीज थी जो उन्होंने ऑप्ट की थी, वो ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से इंडिया को फायदा ना होकर उनकी जो होम कंट्रीज थी ब्रिटेन, उसको सीधा सीधा फायदा हो रहा था. और इन्हीं पॉलिसीज के कारण इंडियन इकोनॉमी के जो बहुत ही नेगेटिव या फिर एडवर्सली इफेक्ट कह लीजिए, वो उसको देखने को मिला था. नेक्स्ट पॉइंट इज Britishers pursued many economic policies that way our economy had destroyed. तो उन्होंने एक बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज ऑप्ट की थी जिससे हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. सो लेट मी अलाउ टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. The colonial government never made any sincere attempt to estimate of the national income and per capita income. कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं लिया था सीरियसली जिससे कि वो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर सके. तो आप देखिए, यहाँ पर दो टर्म्स का यूज हुआ है. पहला टर्म्स है ये नेशनल इनकम एंड सेकंड टर्म इज पर कैपिटा इनकम. अब नेशनल इनकम क्या होता है? देखिए, नेशनल इनकम बेसिकली उसको बोलते हैं जब एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी कंट्रीज के टेरिटरी के अंदर जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है और उससे जो मनी वैल्यू जनरेट होती है उसको नेशनल इनकम बोला जाता है. इसका डेफिनेशन में इसको ऐसे बोल सकते हैं, द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल सर्विस एंड गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ए नेशन ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरिंग ए वन फाइनेंशियल ईयर. सेकंड टर्म इज पर कैपिटा इनकम. व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? The average income earned per person in a given area in a specific year. देखिए, इसमें कह रहा है कि एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन एक एरिया के अंदर जो एक एवरेज इनकम है जो एक इंडिविजुअल्स अर्न करता है वो कितनी होगी इन ए स्पेसिफिक टाइम. वो टाइम कितना भी हो सकता है, एक फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, 2 फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है. पहले जैसे 5 ईयर प्लान चलते थे तो उस हिसाब से 5 साल के लिए वो निकाला जाता था. तो ये अलग अलग होता है. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. सम इंडिविजुअल्स attempts which were made to measure such incomes yielded conflicting and inconsistent
result. Among the main estimators was Dadabhai Nauroji, William Diggy, Findlay Seras, VKRV राव और RC देसाई। इसमें जो VKRV राव है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के, उनको कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं जो मेन पॉइंट है। व्हाट वाज द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल क्राउन के टाइम पर जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी कैसी कंडीशन थी। तो ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल फंडामेंटली एग्रीगेरियन। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो फंडामेंटली एग्रीगेरियन थी। लोग कृषि ज़्यादा करते थे, फार्मिंग ज़्यादा करते थे। उसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कृषि प्रधान देश था हमारा। 85% of total population lived in rural area and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. 85% of total population, तो आप देख सकते हैं कि कितनी लार्ज अमाउंट में लोग, सिर्फ उनका एक यही ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर वाला, और लोग गांव में रहते थे और एग्रीकल्चर से ही अपनी जो लाइवलीहुड है उसको अर्न करते थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। This stagnation in the agriculture was caused mainly because of various attempts of land settlement that were introduced by the colonial government. देखिए colonial government ने बहुत सी ऐसी policies लाई थी जिससे कि हमारी जो कृषि व्यवस्था है उसको भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले थे, उनको भी काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर देखने को मिला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टर्म यूज हुआ है लैंड सेटलमेंट। सो व्हाट इज लैंड सेटलमेंट? तो बेसिकली लैंड सेटलमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ अनऑक्युपाइड लैंड एट ए रेवेन्यू असेसमेंट कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट्स। लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस in 1793, and land settlement was also known as zamindari system, which was implemented in Bengal presidency. उस टाइम पे बंगाल काफ़ी बड़ा हुआ करता था, जो आज का जो वेस्ट बंगाल है उससे भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था। जो ईस्टर्न जो अपनी स्टेट है, मेघालय, मिजोरम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, इवन बिहार भी, और यूपी का कुछ पार्ट, ये सब जो पार्ट्स थे ये बंगाल प्रेसिडेंसी के ही अंडर आते थे। उसके बाद ये अलग हुए थे, उस प्रिंसली स्टेट्स जो प्रेसिडेंसी स्टेट थे, कुछ प्रिंसली स्टेट थे, उनको अलग अलग यूटीज और स्टेट में डिवाइड किया गया था। वो एक अलग टॉपिक है, वो इसमें अपन डिस्कस नहीं करेंगे, वो हिस्ट्री और पॉलिटी वालों का टॉपिक है, वो अपना टॉपिक नहीं है। अपना सिर्फ यही इतना ही था, वो देख लिया। रेवेन्यू सेटलमेंट वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जमींदारी सिस्टम। रेवेन्यू सेटलमेंट, व्हाट इज रेवेन्यू सेटलमेंट? देखिए इसमें बेसिकली रेवेन्यू सेटलमेंट और कुछ भी नहीं है, ये जो जमीन के जो लैंड ओनर होते थे उनको एक रेट फिक्स कर दिया जाता था क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के थ्रू, कि आपको इतना परसेंट टैक्स है वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा। और ये ओबेड था, मतलब ये सभी जो जमींदार से जो लैंड ओनर्स थे उनको ये मानना ही मानना होता था। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था कि भाई मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उनसे उनकी जो लैंड है वो छीन ली जाएगी, एनेक्सेशन हो जाएगा उनकी लैंड का, और वो लैंड सीधी क्राउन के अंडर में आ जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। व्हाट इज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? देखिए बेसिकली कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में यहाँ के फार्मर्स को इस के लिए प्रेशराइज कर रहे थे कि आप कॉमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, पटसन, ये कुछ ऐसी थी जिससे कि मार्केट में वो इनका बहुत हाई रेट था। बट एक बात सोचने की यहाँ आती है कि भाई जब मार्केट में हाई रेट थे
तो ऑब्वियस सी बात है फिर इनको भी जो यहाँ के फार्मर्स थे जो इनको इन क्रॉप को अपने खेत में उगाते थे उनको भी कुछ हिस्सा वैसे ज़्यादा मिलता होना चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा था नहीं यहाँ पर। अगर सब कुछ इतना ही सॉर्टेड होता तो आज अपन इस सब को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे होते। इसमें था क्या कि जैसे कि मान लीजिए किसी फार्मर ने अपने फील्ड में कॉटन जो है उसको क्रॉप किया, कॉटन उगाया। बट होता क्या था, जैसे इस कॉमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं इसमें हार्ड वर्क बहुत लगता है। लोग फार्मर्स हैं वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। बट जब वो क्रॉप्स को कल्टीवेशन का टाइम आता है तो उसमें से उसका 3/4 पार्ट तो ब्रिटिशर्स खुद ही ले जाते थे एज ए टैक्स। बचता था वो बहुत कम बचता था फार्मर्स के पास। दूसरी चीज़ ये कि इन क्रॉप्स को फील्ड में उगाने से पहले जो उसकी मिट्टी जो सॉइल होती थी उसकी जो उपज होती थी वो भी काफ़ी कम हो जाती थी। क्योंकि जितने भी उसमें जो होते थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो इंग्रेडिएंट्स होते थे जिससे कि एक अच्छी क्रॉप हो सकती है वो सब धीरे धीरे कम होने लगते थे। साथ ही साथ इनके उगाने से फार्मर्स अपने खाने के लिए भी, जैसे कि राइस हो गए, वीट हो गई, बार्ले हो गया, ये सब उसमें नहीं उगा पाते थे। तो उनके लिए खाने का भी एक बहुत बड़ा इशू उनके सामने आने लग गया था। और दूसरी बात है, इन फसलों को उगाने से उनको तो फायदा हो नहीं रहा था, उल्टा अंग्रेजों को इसका फायदा हो रहा था। इसलिए फार्मर्स नहीं चाहते थे कि कॉमर्शलाइजेशन हो। बट वो हुआ क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज ही थे तो वो अपना फायदा देख रहे थे। इसके चलते उन्होंने जो इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया था। सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स सी इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द colonial पीरियड। इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हालचाल था ब्रिटिश क्राउन के टाइम पर, वो देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज द कंट्रीज फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइंड एंड अदर इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग। देखिए जो इनके ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उनके चलते यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो तो डिक्लाइन हो चुकी थी। साथ ही साथ जो अदर इंडिजीनियस इंडस्ट्री थी, जो यहाँ की लोकल मार्केट था, वो भी लगभग खत्म होने के कगार पे आ चुका था। एंड इट्स लीड डिक्लाइन ऑफ द इंडस्ट्री decline of industry lead to unemployment as well as create a new demand in the Indian consumer market। देखिए ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और अदर इंडिजिनियस इंडस्ट्री के खत्म होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। क्योंकि जो लोग पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और अदर इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज में काम करते थे वो फैक्ट्री सभी बंद हो चुकी थी। तो उन लोगों का काम यहाँ से छूट चुका था। अदर इंडस्ट्रीज यहाँ पर इंडियन मार्केट में लग नहीं रही थी। तो उस वजह से लोगों को काम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक न्यू डिमांड जो मार्केट है वो भी बढ़ने लगा था। क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, लेकिन लोगों की जो नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो कुछ तो कंज्यूम करेंगे। तो जब कंज्यूम करने के लिए वो डिमांड भी करेंगे, तो इससे क्या हुआ कि एक नया डिमांड शुरू हो गया। दूसरी बात, अंग्रेज खुद अपना सामान यहाँ पर बेचने लग गए थे, तो जिससे कि यहाँ के लोग उनका सामान, उनकी कंट्री में बना हुआ सामान खरीदते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पॉलिसीज ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। इसका प्राइमरी मोटिव क्या था, एक मेन मोटिव क्या था ब्रिटिशर्स का अपनी इंडिया की इंडस्ट्रीज को खत्म करने का। देखिए इसमें पहला पॉइंट है टू रिड्यूस इंडिया to the status of mere exporter of importer raw material from the upcoming modern industry in Britain। देखिए इसमें सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो इंडिया को इस तरीके से बना दे कि यहाँ के जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल उनका एक्सपोर्ट अपनी कंट्री में करे, तथा और वहाँ पर जो उन रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड्स बन रहा है उनकी फैक्ट्रीज में, वो वहाँ से लेकर इंडिया में सप्लाई करें ताकि उनको फायदा हो। क्योंकि यहाँ के लोग अगर उनका कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो सीधा सा है यहाँ पे जो मनी जनरेट होगी वो सीधा उनके
कंट्री में जाएगी। सेकंड पॉइंट इज टू टर्न इंडिया इनटू ए स्पार्लिंग मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दोज इंडस्ट्री, ये मैंने आपको अभी बताया है। और इसमें बताने के लायक एक बात है, व्हाट इज स्पार्लिंग मार्केट। ये स्पार्लिंग मार्केट क्या है? देखिए स्पार्लिंग मार्केट बेसिकली एक, स्पार्लिंग मार्केट बोलते हैं एक बहुत बड़ा मार्केट, जो बहुत बड़ा मार्केट होता है उसको स्पार्लिंग मार्केट बोलते हैं। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। The second half of the 19th century, modern industries began to take root in India, but its progress is very slow. देखिए 18th सेंचुरी में यूरोप में मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। उसके 100 साल बाद 19th सेंचुरी में इंडिया में भी इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन उनकी जो प्रोग्रेस है वो उस लेवल पे नहीं हो पा रही थी जिस लेवल पे होनी चाहिए थी, वो बहुत लो थी। दूसरी बात है, दिस सेकंड थिंग इज दिस डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल। देखिए इस इंडस्ट्री जो लग रही थी उनका जो ब्रिटिशर्स की हेल्प से लग रही थी, या फिर यूँ कहिए जो ब्रिटिशर्स लगा रहे थे उनका मेन मोटिव यही था कि जो यहाँ की जूट और कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो उनको अपने अंडर ले सकें, उनका यही प्राइमरी फोकस था और कुछ भी नहीं था। The cotton textile mills mainly dominated by Indians were located in western parts of the country like Maharashtra and Gujarat. The jute textile mills mainly dominated by foreigner were mainly concentrated in Bengal presidency. The iron and steel industries began coming up in the 20th century. The Tata Iron and Steel Company (TISCO) was incorporated in 1907. The other industries is fields of sugar, cement, paper, etc. come up after World War First. देखिए यहाँ पे World War Second गलती से टाइप हो गया, World War First था। So let's move on the next slide. यहाँ पर आपको एक कोट देखने को मिल रहा है। ये जो है ये एक कोट जो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा था अबाउट टिस्को। जब टिस्को ने ये स्टील बनाने का प्रपोजल रखा था तो सर फेडरिक उपकोट ने कहा था कि डू यू थिंक द टाटास प्रपोज टू मेक स्टील रेल्स टू ब्रिटिश सिग्निफिकेंस, आई विल ईट एवरी पाउंड ऑफ स्टील रेल दे सक्सीड इन मेकिंग। तो ये कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं कि उनका टाटास का जो प्रपोजल है स्टील बनाने का वो क्या ज़रूरी है ब्रिटिश सर्स के लिए? अगर वो ऐसा कर पाते हैं, अगर वो स्टील बनाने में सक्सेसफुल होते हैं तो मैं उनके द्वारा उनके थ्रू बनाया हुआ स्टील खाऊंगा, दांतों से चबाऊंगा, ऐसा कहा था सर फेडरिक उपकोट ने। लेकिन उसी के बाद 1914 में टिस्को ने 3 लाख पाउंड स्टील बनाया और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिशर्स की हेल्प भी की, और ना सिर्फ स्टील बनाया, उसी के साथ साथ इंडिया में 15 माइल्स रेलवे ट्रैक भी बनाने में हेल्प की थी। There was hardly any capital goods industry to help further industrialization in India. Capital goods industry is basically उसको कहते हैं जिसमें मशीन वगैरह जो मैन्युफैक्चर की जाती है, जिसमें बड़े बड़े प्लांट्स को लगाने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं उसको मैन्युफैक्चर जिस इंडस्ट्रीज में किया जाता है उसको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बोलते हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूसिंग trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected these structure, composition and the volume of India's foreign trade. The Britain maintained monopoly control over the India's export and import. इसमें समझाने वाली जैसे कोई चीज़ नहीं है, जो यहाँ पे लिखा है आप सीधा सीधा पढ़ सकते हैं। More than the half of India's trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with a few other countries like China, Ceylon and Persia. Ceylon located in Sri Lanka and Persia known as Iran. The opening of Suez Canal further intensified British control over the India's foreign trade. Suez Canal, देखिए Suez Canal बेसिकली एक ऐसा चैनल है, सी चैनल है जो रेड सी और मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ता है। ये यदि यहाँ पे आपको सैटेलाइट इमेज भी दिख रही है एक साइड में, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये मेडिटेरियन सी है
यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये रेड सी है, और ये गल्फ ऑफ हो गई, गल्फ ऑफ सुएज है। इसके लास्ट में यहाँ से देखिए जो रेड लाइन में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो निकल रही है ये सुएज कैनाल है। इसको बनाने के लिए बेसिकली इसका पर्पज यही है, एक तो पर्पज ये सी, रेड सी और मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ता है। दूसरा, जो सी रूट से जो बिजनेस होता है उसकी कॉस्ट कटिंग और टाइम को कम करने के लिए इसको बनाया गया है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी वाले मैप में देख सकते हैं, अगर यूरोप में इंडिया से अपन चलते हैं किसी शिप को लेकर, और अगर वो उसको यूरोप जाना है तो वो यहाँ से जाएगी। देखिए जब सुएज कैनाल अगर नहीं होती तो वो यहाँ से यूं यूं घूमते हुए फिर यूं इस रास्ते से होते हुए ऐसे यूरोप में एंटर करता। लेकिन सुएज कैनाल के होने से गल्फ ऑफ सुएज से होते हुए यहाँ पर सुएज कैनाल से वो डायरेक्ट मेडिटेरियन सी के थ्रू यूरोप में एंटर कर सकता है। इससे देखिए कॉस्ट कटिंग भी काफ़ी हद तक होती है और टाइम भी काफ़ी बचता है। इससे बिजनेस में काफ़ी फायदा होता है। इसी पर्पज के लिए सुएज कैनाल को बनाया गया था। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। डिमोर्फिक कंडीशन। देखिए डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी कॉलोनियल रूल के टाइम पे इंडिया की। तो देखिए पहला पॉइंट इज लो लिटरेसी रेट। इसमें आप देख रहे हैं कि ये लिटरेसी रेट 16% से भी कम थी। ओवरऑल लिटरेसी रेट है 16% से भी कम है, और इसमें भी जो फीमेल लिटरेसी लेवल है वो नेग्लिजिबल है, अराउंड 7%। आधे से भी कम जो लिटरेसी रेट है फीमेल्स का वो था कॉलोनियल टाइम पर। Second point is low living standard. Some parts of India were severely affected by the severe famine and the millions died. The most worst famine in India was the Bengal famine of 1943, when 3 million people died. The people used to spend large part of their income on the basic necessity, that is food, clothes and shelter, कपड़े, खाना और रहने के लिए जगह। इसी के ऊपर पहले लोगों का जो मेजोरिटी पार्ट ऑफ देयर इनकम है वो जाता था। सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा थे। बच्चे पैदा भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे और जो मर भी बहुत ज़्यादा रहे थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। ये भी एक मेन कंसर्न था, क्योंकि देखिए इसकी मेन वजह तो सीधा सा ये थी कि वो हेल्थ फैसिलिटी थी वो प्रॉपर थी नहीं। और दूसरी बात, लोगों को उस टाइम पे खाना भी उतना न्यूट्रिशंस वाला नहीं मिल पाता था, क्योंकि पॉलिसीज आप जैसे देख रहे होंगे 85% जो पॉपुलेशन थी वो रूरल एरिया में रह रही थी, और इरिगेशन के लिए कोई कुछ था नहीं जिससे कि वो अपनी क्रॉप को उसमें पानी दे सकें। और जो उनका जो 3/4 पार्ट है जो उनकी फील्ड का, उस पर तो ब्रिटिशर्स ने कह दिया था कि इस पे सिर्फ वही क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स ही हो सकेंगी। तो उनका बाकी जो बचा हुआ जो पार्ट था उस पे वो अपने खाने के लिए करते थे, लेकिन वो भी कई बार नहीं हो पाता था ड्यू टू लो लेवल ऑफ रेन फॉलिंग। सो ये सब इश्यूज थे उस टाइम पे अपनी हमारे यहाँ की कॉमन पीपल पे, जो उनको काफ़ी फेस करने पड़े थे। सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। लो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए इट्स रेफर्स टू द एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन। एक्सपेक्टेंसी होता है एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन। इट वाज वेरी लो, अराउंड 32 years. So let's move on the next topic. The agriculture sector valued for the highest share of workforce, which normally prevailed at a high of 70 to 75%, while the manufacturing and service sector is estimated for only 10 and 50 to 20% sequentially. Another outstanding perspective was the growing geographical variations. इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ब्रिटिश रूल के टाइम पे तो समझते हैं।
Under the colonial rule, basic infrastructure such as railways, ports, water transport, ports and telegraph did developed. देखिए रेलवे का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने करवाया था, वो एक अलग बात है कि वो उन्होंने अपने फायदे के लिए करवाया था। 1850 में पहली जो ट्रेन थी वो चली थी मुंबई से थाने के लिए, तब ये कहा जाता है और इसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन भी उनका कंसिडर किया जाता है। देखिए रेलवे का देख लीजिए या फिर आप रोड्स का देख लीजिए जो वो बनवा रहे थे, तो रोड्स का डेवलपमेंट भी बेसिकली वो यहाँ के ऐसा नहीं था कि वो चाह रहे थे कि इंडिया का डेवलपमेंट हो। बेसिकली रोड का डेवलपमेंट भी इसलिए हो रहा था ताकि वो अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी पहुंचा सके, अपनी आर्मी मोबिलिटी को बढ़ा सके। दूसरा रीजन था कि जो रूरल एरिया में जो रो मटेरियल है उनको उनको नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है उनको बाय रोड जल्दी से जल्दी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पहुंचाया जा सके, और रेलवे स्टेशन से वो पोर्ट तक पहुंचाते थे और पोर्ट से फिर शिपिंग करके उनको सी रूट के थ्रू अपने रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में पहुंचाया जाता था। वहाँ पर उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग होती थी और जो वहाँ से फिनिश्ड गुड्स मिलता था उसको इंडिया में लाया जाता था। तो बेसिकली वो अपने फायदे के लिए सब कुछ हो रहा था, डेवलपमेंट वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे। जो जैसे कि टेलीग्राफ भी अगर उन्होंने बनाया था तो आप अपनी कंट्रीज में और यहाँ पे जो ऑफिसर्स जो थे पोस्टेड उनसे कम्युनिकेट करने के लिए टेलीग्राफ को उन्होंने इनोवेशन किया था। So move on the next slide. Here you can see this photo. In this photo you can see a bridge, and on the bridge a goods train. This is a goods train, not passenger. It's a fast goods train. देखिए पहली जो ट्रेन चली थी वो गुड्स ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। ये फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद ठाणे 1854 में था। ये 1854 में ये पहला ब्रिज था जो बम्बई को थाने से जोड़ रहा था। फिर आप इसमें ये सेकंड में देख रहे हैं एक एरोप्लेन खड़ी है एयरपोर्ट पे। देखिए ये टाटा एयरलाइंस की एरोप्लेन है। ए डिवीजन ऑफ टाटा एंड सन्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1932। दैट्स इसके बाद बस इतना ही। दैट्स फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट ऑन द बिलो। और अगर मुझे ऐसा लगता है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई डाउट जेन्युइन है तो मैं आपको कमेंट में ही वो रिजॉल्व करने की ट्राई करूँगा। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इस पर एक नया वीडियो लाना चाहिए तो मैं आने वाले टाइम में आपके इसी चैनल पे मैं एक नया वीडियो लेकर आ जाऊँगा। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। टाटा बाय बाय एंड सी यू, स्टे ट्यून्ड।